गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बात कर रही हूँ बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की। थर्मोडायनेमिक्स हमारा चैप्टर चल रहा था। थर्मोडायनेमिक्स में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने जो अवशोषित ऊष्मा और हमारे बारे में जितने भी वर्क होता है, हीट कैपेसिटी के बारे में हम बात कर रहे थे। हीट कैपेसिटी की बेसिक जो डेफिनेशन होती है उसके बारे में हम लास्ट में बात की थी। हीट कैपेसिटी क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, देखो हीट कैपेसिटी होती है उसको हम सी बार के द्वारा शो करते हैं, ठीक है। हीट कैपेसिटी जो होती है वो हीट कैपेसिटी का मतलब होता है किसी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो जितनी भी हमें आवश्यक ऊष्मा चाहिए होती है वो हमारी हीट कैपेसिटी कहलाती है, ऊष्माधारिता कहलाती है। मान लो कि हमारे पास में किसी तंत्र की ऊष्मा जो है वो है हमारे पास में Q, ठीक है। अगर हमारे पास में ऊष्मा Q है तो उसके लिए तापमान जो होगा ये तो होगा हमारे पास में ऊष्मा, तो ताप क्या होगा हमारे पास में, या तो T1 होगा या T2 होगा। यानी कि प्रारंभिक कंडीशन T1 होगी और अंतिम जो कंडीशन होगी वो T2 होगी। तो हमारे पास में जो ऊष्माधारिता का रिलेशन बनेगा ऊष्मा और ताप के बीच में, तो वो हमारा C बार जो होगा वो होगा Q अपॉन T2 माइनस T1। ये हमारी क्या कहलाती है, ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी कहलाती है। यानी कि किसी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जिस आवश्यक ऊष्मा की जरूरत पड़ती है वो ऊष्माधारिता कहलाती है, और उसके अंदर हमारे दी गई ऊष्मा काम में आती है और टेम्परेचर काम में आता है, ठीक है। इतनी बात हमारी हो जाने के बाद में हमारे पास में 2 चीजें आती हैं कि ऊष्माधारिता जो होती है वो स्थिर आयतन पर अलग होती है और स्थिर दाब पर अलग होती है। तो यहाँ पे हम ऊष्माधारिता पे 2 कंडीशंस लगाते हैं। पहली कंडीशन स्थिर आयतन पर, जब हमने वॉल्यूम को यानी कि आयतन को क्या रख रखा है, बिल्कुल कांस्टेंट रख रखा है, कोई चेंजेस में नहीं हो रहे हैं। दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया है, स्थिर दाब पर, यानी कि उसके अंदर दाब को हमने कांस्टेंट रखा है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। बाकी के फॉर्मूले में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो ऊर्जा के साथ में हो, चाहे वो यांत्रिक ऊर्जा के साथ में हो, चाहे वो एंथैल्पी के साथ में हो, जो भी चेंजेस आएंगे हम यहाँ पे अपनी डेरिवेशंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है हमारी, हम बात करते हैं स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। देखिए ये जो हमारे पास में चीज लिखी हुई है कि स्थिर आयतन पर हमें ऊष्माधारिता देखनी है, इस स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता होती है उसको हम CV के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। C तो हमारा ऊष्माधारिता हो गया, और V इसके नीचे जो हम V लगाते उसका मतलब हो गया वहाँ पे वॉल्यूम जो आयतन जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि प्रति 1 डिग्री आपका जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड अपना तापमान था उसके बढ़ाने से तंत्र की यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा का मतलब हमारे पास क्या हो गया, डेल E, यांत्रिक ऊर्जा जो हमारे पास में होती है उसमें वृद्धि स्थिर आयतन पर क्या कहलाती है, ऊष्माधारिता। स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता यानी कि CV कहलाती है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आ रही है, यांत्रिक ऊर्जा में ताप के साथ में जो परिवर्तन की दर होती है, यांत्रिक ऊर्जा मतलब डेल E। इस डेल E के अंदर ताप के अंतर के साथ में या ताप के साथ परिवर्तन की दर जो होती है वो क्या कहलाती है, हमारी CV कहलाती है। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास में वैल्यूज आ रही हैं, यानी कि हमारे पास में जो C आ रहा है वो तो हमारे पास में क्या था, Q अपॉन T2 माइनस T1, ये तो हमारे पास में ऑलरेडी था। अब हमें क्या निकालना है, CV निकालना है, यानी कि स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास में Q तो है, ऊष्मा तो है, लेकिन कौन से है, स्थिर आयतन पर, V पर आयतन, QV का मतलब हो गया दी गई जो हमारे पास में जो ऊष्मा है उसके अंदर आयतन हमारा क्या है, स्थिर है, यानी कि वॉल्यूम स्थिर है, T2 माइनस T1। जब मैंने आपको स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता की डेफिनेशन के बारे में बात की तो वहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया है, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। इस यांत्रिक ऊर्जा को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे कैपिटल E से, यानी कि डेल E से हम इसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि हमारे पास में जो QV है वो किसके इक्विवेलेंट है, डेल E के इक्विवेलेंट है। और जब QV डेल E के इक्विवेलेंट है तो हमारे पास में जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या हो जाएगा, CV इक्वल टू डेल E अपॉन T2 माइनस
T1। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला आ गया। अब आपको पता है कि हम जब CV की बात कर रहे हैं, स्थिर आयतन पर बात कर रहे हैं, तो हमारे पास में एग्जैक्ट जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, CV = डेल E हमारे पास में है, तो हम डिफरेंशिएशन जो करते हैं तो इसमें डेल E इस तरीके से लिखा जाएगा। और हमारे पास में T2 - T1 ये क्या है, तापांतर है, ताप में अंतर है, तो उसके अंदर फ्रैक्शन को भी हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास में जो वैल्यूज आएंगे, देखिए ये हमारे वाले वैल्यूज हैं, किस पे हैं, स्थिर आयतन पर है। तो ये हमारा फॉर्मूला है किसका, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता का फॉर्मूला। स्थिर आयतन पर जो ताप के साथ में सापेक्ष यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन की जो दर होती है वो स्थिर आयतन पर क्या कहलाती है, ऊष्माधारिता कहलाती है। यानी कि ताप और जो हमारे पास में यांत्रिक ऊर्जा के जो ताप के साथ साथ में ताप में जो चेंजेस होते रहते हैं, उसके साथ साथ में यांत्रिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन की जो दर होती है वो हमारी क्या कहलाती है, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। देखिए स्थिर आयतन पर हमारे जो ऊष्माधारिता का फॉर्मूला आया है उसको हमें ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। स्थिर दाब का सिंपल सी चीज़ है, स्थिर दाब का नाम आते ही हमारे पास में क्या आ जाता है कि यहाँ पे हमारे पास में जो फॉर्मूला होगा उसको हम Cp के द्वारा शो करेंगे। यानी कि स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता से मतलब क्या होता है, इसको Cp से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए प्रति 1 डिग्री, सिंपल सी बात है, जो हमारे पास में डेफिनेशन है ऊष्माधारिता वाले की 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमें ताप बढ़ाना है, तो वो तो सब जगह काम होगा, चाहे आप स्थिर आयतन लो चाहे आप स्थिर दाब लो, सब जगह वो यूज होगा। तो प्रति 1 डिग्री तापमान जो भाव बढ़ाने से तंत्र की एंथैल्पी, देखो अगर यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है तब वो स्थिर आयतन वाली होती है, और एंथैल्पी में परिवर्तन होता है वो स्थिर दाब वाली ऊष्माधारिता होती है। ठीक है, तो प्रति 1 डिग्री ताप बढ़ाने पर तंत्र की एंथैल्पी में वृद्धि स्थिर दाब पर क्या कहलाती है, आपकी ऊष्माधारिता कहलाती है। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास में Cp बन रहा है, यानी कि हमारे पास में जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो सबसे पहले तो हमारे पास में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, वही ऊष्माधारिता वाला, C bar = Q/T2 - T1। नेक्स्ट हमने क्या किया था, C bar = Qp लगाया था क्योंकि हमने दाब स्थिर रखा है T1। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि Qp किसके इक्विवेलेंट है, डेल H के इक्विवेलेंट है, यानी कि एंथैल्पी के इक्विवेलेंट है। ठीक है, जब ये एंथैल्पी के इक्विवेलेंट है तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Cp = Qp की जगह हम क्या लिख देंगे, डेल H, और ये हो जाएगा T2 - T1। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास में यहाँ तक आ गया। तो नेक्स्ट जो हमारे पास में फॉर्मूला आ रहा है Cp = डेल H/ डेल T और कांस्टेंट P। ये हो गया हमारा स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। देखिए ये स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता है और ये स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता है। ये दोनों फॉर्मूले ही हमारे लिए बेस्ट है क्योंकि इन दोनों के बीच में हमें एक रिलेशन शो करना है, वो एक डेरिवेशन के थ्रू होगा। वो रिलेशन हम कैसे शो करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता हमने देखी है, स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता हमने देखी है। अब ये जो दो फॉर्मूले हमारे पास में आ रहे हैं, इन्हीं दोनों फॉर्मूला से हम नेक्स्ट स्टेप कवर अप करते हैं। पहला होता है, हमने क्या लिखा है कि हमारे पास में Cp व Cv में संबंध, Cp व Cv में संबंध, क्या क्या रिलेशंस होता है, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में एग्जैक्ट रिलेशन आता है वो आता है Cp - Cv = R। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। ये जो रिलेशन है वो Cp - Cv = R आता कैसे है वो हम बात करेंगे आज यहाँ पे कि ये रिलेशन कैसे निकलता है, ये R कहाँ से आ गया, ये Cp - Cv का रिलेशन कहाँ से आया है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में जो रिलेशन है Cp - Cv = हमारे पास में क्या वैल्यूज, Cp की वैल्यूज भी हमारे पास में है और Cv की वैल्यूज भी हमारे पास में है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम Cp की वैल्यू। Cp की वैल्यू क्या है, डेल H/ डेल T और कांस्टेंट P माइनस क्या आ जाएगा हमारे Cv की वैल्यू, यानी कि डेल E/ डेल T और कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट हो गई है। अब देखिए ये था हमारे Cv और Cp की वैल्यू जो हमने निकाली थी अभी, वो वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी है। अब इनका हमारे पास में आगे रिलेशन में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है, ये वैल्यूज हमने निकालनी थी। सबसे पहले ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, यहाँ तक की बात हमारी हो गई है। फिर हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था S = E + PV, ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा था
जो कल की पिछली जो क्लास हुई थी उसमें हमें एक फॉर्मूला पढ़ा था एंथैल्पी का और जो यांत्रिक ऊर्जा है उसका आपस में रिलेशन हमने पढ़ रखा था P और V के साथ में। हम क्या करते हैं कि इस रिलेशन का हम क्या करते हैं, T के सापेक्ष स्थिर दाब पर अवकलन करते हैं। T के सापेक्ष स्थिर दाब पर अवकलन करने का मतलब हो गया H की जगह तो हो गया डेल H अपॉन डेल T, क्योंकि T के सापेक्ष करना है, स्थिर दाब होना चाहिए, इक्वल टू डेल E अपॉन डेल T किसके सापेक्ष, स्थिर दाब के सापेक्ष, प्लस P बाहर आ गया डेल V अपॉन डेल T और स्थिर दाब के सापेक्ष। देखिए यहाँ तक की कोई चेंजेस नहीं है। हमने क्या किया है, लैंग्वेज लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, हमने क्या किया है, इसका क्या किया है, इस इक्वेशन में इसका T के सापेक्ष स्थिर दाब यानी कि P, T के सापेक्ष स्थिर दाब या P पर अवकलन करने पर। ठीक है, ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई जिसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक की बात हमारी होगी, इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हमें क्या मिलता है कि हमारे पास में डेल H अपॉन डेल टी P की वैल्यूज ये हमारे पास में आई हुई है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, Cp माइनस CV इक्वल टू डेल H अपॉन डेल टी P, ये सारी वैल्यू यहाँ से पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा, डेल E अपॉन डेल टी P प्लस P डेल V अपॉन डेल टी P माइनस ये वैल्यू वैसे की वैसी डेल E अपॉन डेल टी V। ये हमारे पास में वैल्यूज आ गई हैं जिसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। आंतरिक ऊर्जा जो हमारी होती है, आंतरिक ऊर्जा, ये जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो हमारी F के और जो हमारी आंतरिक ऊर्जा होती है वो हमारी वॉल्यूम और टेम्परेचर, F जो होता है वो V और T के अकॉर्डिंग हमारे पास में सेट होता है। यानी कि हमने जब इस समीकरण का अवकलन करेंगे, जब हम इस समीकरण का अवकलन करते हैं तो हमारे इस समीकरण में अवकलन के दौरान उपरोक्त समीकरण का हम एक लैंग्वेज लिख सकते हैं कि हमारे पास में जो समीकरण आ रहा है, उपरोक्त समीकरण का अवकलन करने पर। ठीक है, जब हमने उपरोक्त समीकरण का अवकलन किया तो हमारे पास में वैल्यूज आई डेल E इक्वल टू DE अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा हमारा डेल V, और किसके सापेक्ष आ रहा है, T के सापेक्ष, क्योंकि हमने सापेक्ष क्या माना, वॉल्यूम माना है या फिर टेम्परेचर माना है, dV प्लस क्या आ जाएगा DE अपॉन dt। पहले हमने वॉल्यूम के साथ में माना, अब हम टेम्परेचर के साथ में सापेक्ष मानेंगे, और यहाँ पे वो डॉट dt। ये हमारे पास में एक समीकरण आ गया। ठीक है, इस समीकरण का जो हमने क्या किया है, इस समीकरण के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास में जो आ रही है, या तो ये समीकरण इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर हम इस समीकरण को कैसे लिख सकते हैं, प्रेशर के साथ में भी लिख सकते हैं। प्रेशर के साथ में कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास में देखिए हमारे पास में है डेल E। ठीक है, डेल E हमारे पास में वैसे की वैसे आ रही है, तो यहाँ पे डेल E अपॉन डेल V कांस्टेंट T एज इट इज रहेगा, लेकिन ये जो वैल्यू है डेल V अपॉन, इसको हम किसके साथ कांस्टेंट कर सकते हैं, यहाँ डेल V है तो यहाँ पे T कांस्टेंट कर देंगे, और हमारे पास में VT है तो इधर क्या आ जाएगा P, और डॉट यानी कि मल्टीप्लिकेशन में ये आएगा, प्लस DE अपॉन DT एज इट इज V के साथ में है, और T के नीचे T आएगा तो कट हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या रखते हैं, DT ही रखते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक की बात आप लोगों को इजीली समझ में आ गई होगी। इजीली समझ में आने के बाद में यहाँ की जो इक्वेशंस के बाद की जो इक्वेशंस हैं वो बहुत इजी वे में जाने वाली है। जैसे इक्वेशन जो हमारे पास में 4 आ रही है, इस इक्वेशन 4 में dt का भाग देने पर हर साइड में dt का भाग देंगे, तो सबसे पहले तो DE है तो क्या हो जाएगा DE अपॉन DT, और आपको पता है जब ये चीज़ आती है तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है DE अपॉन DV, DE अपॉन DV
कांस्टेंट टी एज इट इज है वैसे का वैसा, और अब क्या आ जाएगा dv अपॉन dt, और इसके साथ में क्या है कांस्टेंट आपका p, ये वाली वैल्यूज आ गई, प्लस de अपॉन dt कांस्टेंट v, और dt के नीचे dt का भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर जो 3 है अपने पास में, 3 जो आ रही है ये वाली इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 3 से हम Cp माइनस Cv की वैल्यूज देखते हैं तो वो किस तरीके से आती है। ये बहुत ही इजी गोइंग वे में हो रहा है। देखिए हमारे पास में इक्वेशन नंबर 5 भी लिखी हुई है और इक्वेशन नंबर 3 भी लिखी हुई है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में एक वैल्यू आ रही है आपके पास में de अपॉन dt और कांस्टेंट p, ये यानी कि इसकी वैल्यू है। तो इस इक्वेशन नंबर 3 के अंदर इक्वेशन नंबर 5 से इसका मान हमें लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे Cp माइनस Cv इक्वल टू de अपॉन dt की जगह क्या लिखेंगे de डेल यानी कि डेल e अपॉन डेल v कांस्टेंट t डॉट डेल v अपॉन डेल t कांस्टेंट p प्लस डेल e अपॉन डेल t कांस्टेंट v, ये तो आ गई किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, प्लस p डेल v अपॉन डेल t कांस्टेंट p माइनस डेल e अपॉन डेल t कांस्टेंट v। ये हमारे पास में वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ गई। अब देखो यहाँ पे कौन कौन चीजें कॉमन है, डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट v, डेल ई अपॉन डेल टी कांस्टेंट v, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, यानी कि एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 6। यहाँ तक की हमारी बात हो गई। इक्वेशन नंबर 6 को हम इजीली गोइंग वे में लिखेंगे Cp माइनस Cv इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल v अपॉन डेल ई अपॉन डेल v t कांस्टेंट, डेल v अपॉन डेल t p प्लस p, और ब्रैकेट में हमारा डिफरेंशिएशन वॉल्यूम अपॉन डेल t और p के साथ में। ये हमारे पास में एक रिलेशंस आ रहा है। अब इस रिलेशन को हम दूसरी तरीके से मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। हमारे पास में जो रिलेशंस आ रहे हैं उसको हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। वो किस तरीके से लिखेंगे, देखिए ये हमारे पास इक्वेशन 6 का है जिसमें जो कट होने वाली उन चीज़ों को हमने कट कर दिया, जो पॉजिटिव नेगेटिव था वो आपस में कट हो गए। अब हमारे पास में जो रिलेशन आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है, देखो Cp माइनस Cv सेम है। अब देखो यहाँ पे dv अपॉन dt, यहाँ पे dv अपॉन dt, यहाँ पे भी p और यहाँ पे भी p, यानी कि यहाँ पे ये चीज़ और इसमें ये चीज़, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो कॉमन चीज़ को हम बाहर ले लेंगे, इसको तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखो dv अपॉन dt कांस्टेंट p, ये तो क्या हो गया हमारा पास में कॉमन, और हमारे ब्रैकेट में क्या जाएगी, ये तो p बचा हुआ है, प्लस इसमें क्या बचेगा, डेल e अपॉन डेल v t। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। अब आपने एक आदर्श गैस समीकरण पढ़ रखा होगा, आदर्श गैस समीकरण, उसमें आता है PV इक्वल टू nRT, पढ़ रखा है PV इक्वल टू nRT। इसके अकॉर्डिंग में इक्वेशन कौन सी है हमारे पास में, DE इक्वल टू DV यानी कि डेल V अब इसको अपॉन DV कांस्टेंट टेम्परेचर की इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी कि हमने क्या माना कि यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं इसको हमने क्या मान लिया 0। इसको 0 मानते ही हमारे पास में Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cp इक्वल टू Cv क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्या हो जाएगा P एज इट इज वैसे का वैसा है, P डॉट dV dt और कांस्टेंट P। ये हमारे पास में वैल्यूज आ गई। ये है हमारे पास में इक्वेशन नंबर 8। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, हमारे पास में आदर्श गैस समीकरण आया था PV इक्वल टू nRT। ठीक है, तो अगर n बराबर 1 हो तो क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू RT। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब PV इक्वल टू RT, अगर हम इस रिलेशन को इंटरचेंज करना चाहें तो हमारे पास में क्या PV इधर है, तो PV अपॉन T इक्वल टू क्या हो जाएगा R।
सिंपल सी चीज़ है। अब हम इस इक्वेशन का क्या कर देंगे, अवकलन। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन 9 का अवकलन करने पर, ठीक है, जब हमने इक्वेशन 9 का अवकलन किया, अवकलन करने का मतलब क्या हो गया, p हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, इसका अवकलन नहीं होगा, बचा क्या v, तो डेल v अपॉन हमने क्या लिया T, टेम्परेचर का हो जाएगा डेल T, और कांस्टेंट प्रेशर ले रखा है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा R। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर क्या आ गई 10, ठीक है, ये हमारे पास में वैल्यूज आ गई है। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 8 एंड इक्वेशन नंबर 10। इक्वेशन नंबर 8 कौन सी है हमारी, Cp माइनस Cv P डॉट dV अपॉन dt P। अब देखो dV अपॉन dt P और P, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, यानी तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 एंड इक्वेशन नंबर 10 के थ्रू हमारे पास में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कैसा आ रहा है हमारे पास में कि Cp माइनस Cv इक्वल टू कैपिटल R। ये हमारे पास में वैल्यूज आ गई। R जो होता है वो गैस नियतांक होता है, गैस नियतांक, ठीक है, और ये जो समीकरण आ रहा है उसको हम बोलते हैं स्थिर दाब, यानी कि Cp व Cv का संबंध, ठीक है, ये समीकरण इस तरीके से आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आदर्श गैस समीकरण के लिए स्थिर दाब व आयतन पर ऊष्माधारिता Cp माइनस Cv का अंतर कैपिटल R के बराबर होता है। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है। इसके साथ ही हमारी ऊष्माधारिता कंप्लीट होती है। आई होप पूरी डेरिवेशन आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आई होंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर कॉन्सेप्ट बाय स्टेप है, इसमें कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है। कहाँ से हमने कौन सी चीज़ या कौन सी वैल्यूज़ उठाई हैं वो बहुत ईजी गोइंग वे में पढ़ाई। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम या कोई प्रॉब्लम फेस होती है या कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जॉबनेट पीजी कॉलेज के पोर्टल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और इजी गोइंग वे में आपको चैप्टर के टॉपिक्स जो होते हैं उनको पढ़ते रहिए। थैंक यू।